Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्कली मेटल्स के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये बच्चों जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग बच्चों हमारी मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की जब हम बात कर रहे हैं तो बेटा मेटल्स हम जनरली किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल्स की जब बात करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि बेटा वहाँ पे कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कुछ डेफिशिएंसी है ना, कहीं ना कहीं बेटा डेफिशिएंसी जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इनके चाहे बेटा आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हों चाहे बच्चों एस ब्लॉक के, दोनों की बच्चों जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी हद तक आपकी डिफरेंट होती हैं एस ब्लॉक की और डी ब्लॉक की। ठीक है, हम लोग एस ब्लॉक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग जो बात करते हैं कि एस ब्लॉक के अंदर या फिर डी ब्लॉक के अंदर जो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को लेकर स्टडी कैसे होती है। तो जैसे बच्चों आपको पता है कि आपके जो हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में, तो जैसे बच्चों आपका यहाँ पे एक एलिमेंट है एम, नाउ इट इज़ रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स वन इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा डेफिनेटली इसके पास +1 चार्ज आएगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे आपके जो मेटल्स हैं है ना, वो आपको यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, डेफिशिएंट स्पीसीज दिख रही है, कैटाइंस की फॉर्म में दिख रहा है। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को होल्ड करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अट्रैक्शन पावर। क्या बच्चों, अट्रैक्शन किसका बेटा, अट्रैक्शन बेटा इनफाइनिट पे कोई भी आपके डिफरेंट एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, वो एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया होगा। क्यों रिलीज किया होगा? बिकॉज ऑफ लोअर आयोनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू। जब इलेक्ट्रॉन्स को उसने रिलीज किया होगा, इनफाइनिट पे शिफ्ट किया होगा, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो ये डिफाइन कर रहा है बच्चों अट्रैक्शन पावर को। तो कहीं ना कहीं बेटा उसका जो न्यूक्लियस है, आपको पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा उनके न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज होता है, रेडियाई होती है बच्चों, वो काफ़ी स्मॉल होती है। और कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका नंबर अधिक होता है, जेड का नंबर अधिक है, मतलब प्रोटॉन्स अधिक है। तो डेफिनेटली बच्चों मोर अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू जो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको विड्रॉ कर लेते हैं नॉन मेटल्स। तो जनरली वो आपके नेगेटिव चार्ज को होल्ड करते हैं। आपको स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को क्यों लूज करते हैं, टू गेन दी स्टेबिलिटी। नॉन मेटल्स जनरल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट क्यों करते हैं, बिकॉज टू गेन दी स्टेबिलिटी। डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी किया था। तो सब कुछ स्टेबिलिटी के आसपास कॉन्सेप्ट घूमता रहता है। अब यहाँ पे जब मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो एल्कली मेटल्स हैं, तो बेटा आपको पता चलेगा कि एल्कली मेटल्स में आपका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम जब बेटा इसकी कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो NS1। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट बच्चों हम लोग +1 डिफाइन करते हैं। तो बेटा जब इसको डिफाइन करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि हमारे जो एल्कली मेटल्स हैं बेटा उसके आसपास जो हम बात करते हैं ना, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे तो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दिखेगा है ना, और अगर मैं बात करूंगा सपोज अर्थ मेटल्स की, तो उसके आसपास 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे मेटलिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम डिफाइन होगी, है ना। अब आते हैं वापस से अपने पॉइंट पे, पहले मैं इसको डिस्कस करूं तो आपको पता चलना चाहिए कि एल्कली मेटल्स की जो मेटलिक प्रॉपर्टी है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल से लेस रहेगी, क्या अधिक रहेगी, लेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट कि जो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितने भी आपके, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन करते समय बैलेंस सेल में बेटा जितने भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होते हैं, ठीक है, पेयरिंग करते समय जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड, जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे, तो वहाँ पे मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ सेकेंड रूल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब आपका मेटल या फिर एलिमेंट्स, जो मेटल एलिमेंट है, फिर बेटा बात करेंगे कि मेटल एलिमेंट का जो आपका आपका न्यूक्लियस है, राइट, न्यूक्लियाई है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका साइज बच्चों जितना आपका, ध्यान से देखना, जितना साइज आपका स्मॉल होगा, छोटा साइज होगा, तो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी अधिक क्यों होगी? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि साइज छोटा है ना, तो जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर शो करेगा बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
तो इसका मतलब जितना साइज छोटा होगा न्यूक्लियस का, एटम का, है ना, तो उतना ही बेटा क्या करेगा, यहाँ पे मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू उतनी ही क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। और अगर बेटा का साइज बड़ा हो जाएगा तो उस केस में अट्रैक्शन इतना डिफाइन हो नहीं पाएगा, तो फिर उस केस में मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज करती है। ये बात भी समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसा हम लोगों ने साइज को लेके बात कर रहे थे, है ना, उसी को लेकर थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अधिक हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अधिक हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे आपकी मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अधिक है तो अट्रैक्टिव पावर, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बात समझ में आ रही है, तो वो आपका उतना ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ से कुछ मैं बेसिक आपको आइडिया दूंगा कि जो फर्स्ट आपका जो रूल्स है ना, वो आपका कहाँ पे डिफाइन करना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की जा रही है, या फिर बहुत जगह बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी लिखा हो तो भी कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको यही फर्स्ट आपका जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। क्लियर, ओके। अब देखो, तो फर्स्ट आपका जो रूल्स है वो कहाँ फॉलो कर रहे हैं कि जब आपके एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपका साइज के बारे में जब बात करी जा रही है तो वहाँ पे हम जनरली फोकस करते हैं कि सेम ग्रुप्स, हालांकि साइज बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, डाउन द ग्रुप आते हैं, साइज आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वहाँ भी हम सेम ग्रुप से अगर बिलोंग कर रहे हैं डेफिनेटली फॉलो करेंगे, है ना, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और एल्किली मेटल्स की जब बात करते हैं तो एल्किली मेटल्स में डाउन द ग्रुप आने पे आपको पता चलता है कि साइज की वैल्यू क्या होती है, साइज की वैल्यू बढ़ती जाती है। साइज की वैल्यू बढ़ रही है तो साइज बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चों मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी, कैसी होगी, डिक्रीज करेगी, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब आपका डाउन द ग्रुप आने पे मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होती है एल्किली मेटल्स के केस में, डिक्रीज करती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पॉइंट फोकस करेंगे कि बच्चों यहाँ पे जैसे मैं अगर एग्जाम एक पॉइंट और एक्सप्लेन करूंगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, जिससे आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट और इट मे बी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ रिलेशन बच्चों तो क्या बनेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सबसे बेटा आप जब बात करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो ऑब्वियसली लिथियम का, लेकिन डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करेंगे बेटा लिथियम से सीजियम की तरफ, तो आपकी जो वैल्यू है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वो आपकी डिक्रीज करेगी। और बच्चों मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं, मैं इसका रिवर्स भी करके बोलूँ, साइज को लेके भी बोलूँ, तो बेटा डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज की वैल्यू बढ़ती है, साइज बढ़ेगा तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट जो आपका मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इन बोथ केसेस इट मे बी मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ और मे बी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही केस के अंदर आपका जो पैटर्न है डाउन द ग्रुप जाने पे एल्किली मेटल्स में डिक्रीज करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, अब चलते हैं बच्चों कुछ और पॉइंट्स पे एल्किली मेटल्स को लेके कुछ। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे कुछ और रिएक्शन व्हेन लिथियम इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। तो बच्चों यहाँ से मिलता है लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, फर्स्ट है आपका लिथियम ऑक्साइड। और फिर अगर बच्चों आप एक्सेस सप्लाई भी करते हो ऑक्सीजन की, एयर की, या फिर लिमिटेड सप्लाई भी करोगे तो भी बच्चों यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चों बात करते हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम लोग जो केमिस्ट्री में बात करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ आपका फॉर्म होता है। और ऑक्सीजन बच्चों लेके आएंगे, अगर एक्सेस सप्लाई, अगर तो लिमिटेड सप्लाई लेके आएंगे तो कुछ नहीं बनेगा। अगर एक्सेस सप्लाई लेके आएंगे ऑफ ऑक्सीजन है, एयर, तो यहाँ से बच्चों आपको जो आंसर है वो आपको Li2O2 मिलेगा। बट बच्चों इसका अमाउंट बहुत ही लेस होता है, जब इसका अमाउंट इतना कम है तो बच्चों यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोडियम इज रिएक्ट विथ O2, तो बच्चों बनता है Na2O। Na2O बच्चों क्या है, ये सोडियम का आपका नॉर्मल ऑक्साइड है। फिर बच्चों यहाँ पे हम एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर करते हैं
या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर करेंगे तो आसानी से बच्चों यहाँ से मिल जाता है Na2O2। व्हाट इज Na2O2? Na2O2 बच्चों है ना, ये होता है बच्चों आपका पेरोक्साइड। और फिर अगर बच्चों इसे आप हीट करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड और एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एयर, तो बच्चों यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर बात करते हैं तो लिमिटेड अमाउंट के अंदर, बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर, बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट के अंदर बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको Na2O2। ठीक है, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में, इसलिए बच्चों हम लोग करते हैं नो प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो, अच्छा एक क्वेश्चन आप पूछोगे सर यहाँ पे ऑक्साइड भी बना है सोडियम का और आपका परऑक्साइड भी फॉर्म हुआ है, तो दोनों में से मेजर आंसर कौन सा होगा? तो मेजर आंसर होगा बच्चों आपका परऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के बारे में एक साथ बात करते हैं। तो बच्चों पहला यहाँ से आपका ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से आपका दैट इज द परऑक्साइड। थर्ड बच्चों यहाँ पे सुपर ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से बच्चों आपका जो मेजर आंसर होगा दैट विल बी दी सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड आपका मेजर आंसर। अब एक क्वेश्चन पूछोगे कि इससे सुपर ऑक्साइड एक्ट तो नहीं बनता है। हाँ, तो सुपर ऑक्साइड बनने के लिए क्या है कि एक पाथ है, एक रास्ता है, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका फर्स्ट देखो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, सेकेंड में आपके परऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, थर्ड में आपके सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें से जो मेजर आंसर होगा दैट विल बी सुपर ऑक्साइड। अब मेजर और माइनर जो हम आंसर निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग, ठीक है, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं। तो आपको बेटा पता चलना चाहिए कि हमारे जो एल्कली मेटल्स हैं, मेटल्स, ठीक है, जब मेटल्स हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखो बेटा सबसे छोटा साइज किसका है? लिथियम का। उससे बड़ा साइज किसका है बच्चों? आपके सोडियम का। और उससे बड़ा साइज बच्चों किसका? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बेटा लगभग प्रॉपर्टी मैच करती हैं। जैसे इसी की वजह से बच्चों इसको मैंने फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर यूज भी किया था बिकॉज ऑफ लोअर आयोनाइजेशन थेरेपी वैल्यू। तो इनकी तीनों की प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी मैच करती हैं, है ना। तो लिथियम और सोडियम की थोड़ी सी ऊपर नीचे डिफरेंट करती हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि लिथियम का साइज स्मॉल है। तो बेटा आपका जो हम नीचे जो नोट लिखा हो, नोट को ध्यान से देखो, ऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, तो सबसे बड़ा साइज होता है वो सुपर ऑक्साइड आपके आयन का होता है। उससे छोटा साइज परऑक्साइड का, सबसे छोटा साइज होता है ऑक्साइड आयन का। ठीक है, और ये फॉर्म कैसे होते हैं बच्चों? यहाँ पे हम देखो बात कर रहे हैं ऑक्सीजन को लेके, तो हाफ मोल्स ऑफ O2 को ऐड करोगे ऑक्साइड के साथ तो परऑक्साइड मिलेगा। फर्दर हाफ मोल्स ऑफ O2 ऐड करेंगे हम परऑक्साइड के साथ तो आपको सुपर ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑक्साइड से अगर मेरे को सुपर ऑक्साइड चाहिए तो करना क्या? डायरेक्ट आप टू आप ऑक्सीजन को ऐड करा दो, तो यहाँ से आपको O-2 से मिलेगा O2-1 मिल जाएगा। मतलब आप ऑक्साइड से सुपर ऑक्साइड को भी डिफाइन कर सकते हो। बट स्टेप क्या है? स्टेप तो वही है कि अगर सबसे पहले ऑक्साइड है तो फिर उसके बाद आपका परऑक्साइड आएगा, देन फर्दर आपका सुपर ऑक्साइड आएगा। ठीक है, तो अब जब बात करते हैं कि लिथियम हमेशा ऑक्साइड बनाता सब कुछ है, लेकिन ऑक्साइड फॉर्म को मोर स्टेबल इसलिए करता है कि बेटा ऑक्साइड आयन सबसे छोटा है, लिथियम भी छोटा है, स्मॉलर साइज कैटायन, स्मॉलर साइज एनायन। तो और दूसरा रीजन बच्चों क्या है कि लिथियम की जो चार्ज डेंसिटी है वो जो सबसे अधिक है, तो बेटा आसानी से आपको जो स्मॉल साइज का एनायन होगा उसको विड्रॉ कर लेगा और आसानी से बच्चों बना लेगा Li2O मोस्ट स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो बच्चों Na2O का फॉर्मेशन होगा, लेकिन Na2O2 बच्चों मोर स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली। क्यों होता है? बिकॉज बच्चों यहाँ पे जो आपका सोडियम का थोड़ा बिगर साइज है, तो ये बच्चों परऑक्साइड आयन को इजिली विड्रॉ करेगा। और यहाँ से बच्चों आपका जो हम बात करते हैं, बिकॉज ये जो एल्कली मेटल्स हैं ये बच्चों ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं बच्चों एफिनिटी इलेक्ट्रो बेटा ऑक्सीजन को लेकर जो इनकी एफिनिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है ना, आसानी से ऑक्सीजन को विड्रॉ कर सकते हैं। तो सोडियम का बिगर साइज होने से बेटा आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर परऑक्साइड आयन को ये विड्रॉ करेगा, तो ये कंपाउंड आपका मोर स्टेबल होगा थर्मोडायनेमिकली। नाउ कम्स टू पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो बच्चों यहाँ पे तीनों ही बनेंगे, सो ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। बट आपका यहाँ पे सबसे जो मेजर आंसर होगा वो आपका सुपर ऑक्साइड होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आपके पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तीनों ही बिगर साइज के कटाइन है, तो बिगर साइज का जो एनायन है वो आपका सुपर ऑक्साइड है। तो आसानी से बच्चों मेजर आंसर आपका ये होगा। अब चलते हैं बच्चों हम लिथियम के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा फॉलो करते हैं। देंगे यहाँ पे व्हेन लिथियम इज रिएक्ट विद नाइट्रोजन, तो आपको पता है कि आपका जो नाइट्रोजन है N2, ये बच्चों आपको मिलता है N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ बच्चों आपको जो ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी, मतलब इस N ट्रिपल बॉन्ड N को आपको ब्रेक करना है ना। तो जब ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली बच्चों इस पर चार्ज क्या होगा?
N-3 को होल्ड करेगा। एक बताओ जरा, तो जब इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने में इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है उसकी वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? जब यहाँ पे आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम हो रही है तो इसको बच्चों हम लोग थर्मोडायनेमिकल जो आपकी रिएक्शंस होती है मेटलर्जी के अंदर, तो जहाँ बच्चों आपके हाई टेम्परेचर रहता है वहाँ पे हम इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम डाई नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों लिथियम के साथ N2 आएगा, है ना, तो ये बच्चों आपका रिएक्शन करता है इजीली। और करने के बाद बच्चों अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि लिथियम के पास बच्चों चार्ज डेंसिटी, चलो ठीक है मैंने इसको हीट कर दिया है, N ट्रिपल बॉन्ड N आपका यहाँ से ब्रेक हुआ है और मिला आपको यहाँ से N-3, ठीक है, नाइट्राइड यहाँ से आपको मिल गया है। अब सीन क्या होगा? अब ये कुछ इस तरीके से होगा कि बच्चों ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, जो चार्ज डेंसिटी बच्चों नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हम मैक्सिमम है, और लिथियम के पास बेटा लिथियम अपने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो इसके पास बच्चों पॉजिटिव चार्ज फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो बच्चों ये आसानी से इस पर्टिकुलर एनाइन को ये बेटा एक्सेप्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो बच्चों यहाँ से इजिली फॉर्म करेगा Li3n। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिथियम नाइट्राइड बच्चों आसानी से आपका फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों लिथियम नाइट्राइड का प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ लिथियम नाइट्राइड देन बेटा व्हिच गैस विल बी प्रोड्यूस्ड, और जब बच्चों यहाँ पे इसका हीटिंग करते हैं तो फिर कौन सी गैस आपकी प्रोड्यूस करती है? तो देखो जब बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है कि बच्चों यहाँ से आपका लिथियम है, तो लिथियम बच्चों क्या करेगा, OH माइनस के साथ बच्चों मिक्स होगा और फटाफट से बच्चों बनेगा लिथियम का हाइड्रोक्साइड। मतलब बच्चों आपको पता है ना कि वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बच्चों एल्कली मेटल से कोई से भी कंपाउंड आएंगे ऑन द हाइड्रोलिसिस, हम एनी कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो वहाँ से आपका एल्कलाइन मीडियम डेवलप हो जाता है। और एल्कलाइन मीडियम का मतलब बच्चों बेसिक नेचर, तो आपके सोल्यूशन का बेसिक नेचर बच्चों डेवलप होगा। इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा प्रॉपर यहाँ पे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म होगा ही, बाकी बच्चों यहाँ से नाइट्रोजन, बिकॉज N के पास आपका ऑब्वियसली बेटा लिथियम अगर प्लस यहाँ +3 के साथ तो नहीं जाएगा, तो 3 प्लस मतलब इस तरीके से जाएगा नहीं ब्रेक करके बच्चों, तो बताओ आयोनाइज होने के साथ मतलब जैसे आप Li3+ जाएगा ना, तो भाई इसके पास देखो अपोजिट चार्ज बच्चों लिथियम पे कितना होगा, -3 होगा ना, तो बच्चों वो फॉर्म करेगा आपके वाटर मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोजन है उसके साथ, तो बच्चों वो फॉर्म करेगा अमोनिया गैस। बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन बच्चों किसको, अमोनिया गैस को। लेकिन ऑन हीटिंग, तो हीटिंग करने पे बच्चों क्या है, हम लोग बॉन्ड को डिसोशिएट करा रहे हैं, तो ऑन हीटिंग यहाँ बच्चों जो आंसर बनता है वो आपका आंसर बन जाता है लिथियम आपका सेपरेट हो जाएगा, N2 गैस बच्चों यहाँ पे काफ़ी तेजी से रिलीज कर जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम भी आपके N2 सिलेक्शन करते हैं? तो मेरा आंसर होगा नो, कि यहाँ से बच्चों आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें से मैं स्पेसिफाइड कर दूँ कि बच्चों आपका लिथियम के बाद जस्ट आता है पोटेशियम, सॉरी सोडियम, नेक्स्ट आपका पोटेशियम। तो सोडियम तो बच्चों थोड़ा बहुत लिटिल बिट अमाउंट में रिएक्शन परफॉर्म कर जाता है N2 के साथ, है ना, Na3n बना लेगा। लेकिन पोटेशियम भी बहुत ही मतलब जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ही निग्लिजिबल लेस अमाउंट के अंदर बच्चों यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करेगा। बट रुबिडियम और सीजियम तो किसी भी हालत में रिएक्शंस परफॉर्म नहीं करते हैं। सीधा आंसर है आपकी चार्ज डेंसिटी को लेके। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अगर आपको क्वेश्चन कभी आता है तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन लिथियम का जो फर्स्ट रिएक्शन है ये सबसे आपकी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों गन पाउडर। ये बच्चों एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान से देखना, ऊपर का भी एनसीईआरटी का पॉइंट है, लेकिन मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे गन पाउडर की बात करते हैं, क्या क्या होता है बेटा, चारकोल, सल्फर और नाइट्रेट। नाइट्रेट के अंदर से बच्चों कौन सा बेटा, लिथियम का है, सोडियम का है, पोटेशियम का है, तो पोटेशियम नाइट्रेट इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चों जो आपका मेन आपका जो नाइट्रेट रहता है वो पोटेशियम नाइट्रेट, लेकिन इसकी जगह आप सोडियम नाइट्रेट को भी यूज कर सकते हो, लिथियम नाइट्रेट को भी यूज कर सकते हो, बट पोटेशियम नाइट्रेट आपको जनरली से आपको मिलेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके ओके। नेक्स्ट बच्चों कुछ और रिएक्शंस पे बात करते हैं। ये बच्चों सब की सब जितनी रिएक्शंस हम स्टडी कर रहे हैं ये बच्चों आपकी प्रीवियस ईयर की आपके क्वेश्चंस हैं, रिएक्शंस हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर डिस्कस किए हैं। ओके, तो बच्चों एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उस पैटर्न को हम लोग फॉलो कर रहे हैं जिससे आपको काफ़ी ईजी समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें कुछ इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हुए दिखेंगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ बच्चों एक लिमिटेड नहीं है। ठीक है,
तो ऑब्वियसली बेटा जब कोई पर्टिकुलर पैटर्न है तो उस पैटर्न को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शंस के बारे में जो पढ़ते हैं उसके कॉन्सेप्ट को बच्चों हम पैटर्न के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है, जिससे आपको जब भी एग्जामिनेशन आप देने जाओ, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो आसानी से फाइट कर सको। तो बच्चों पहला है आपका NaNO3 इज रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका सपोज NaNO3 के अंदर जो सोडियम है इट इज ए फर्स्ट सोडियम और ये बच्चों आपका सेकेंड सोडियम। तो इन दोनों में से कौन सा सोडियम ऐसा है जो बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब बच्चों ऑक्सीडेशन। तो आपको पता चलेगा कि बच्चों यहाँ से एक Na2O का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से आपके N2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो Na2O की अगर बच्चों बात करोगे तो आपका 2Na+ और आपका जो ऑक्सीजन होगा बेटा यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ रहा है बताओ भाई, +2 आ रहा है, यहाँ बच्चों -2, मतलब बच्चों ऑक्साइड, ठीक है। तो NaNO3 के साथ सोडियम, अगर आप एसिड करते हो NaNO2 के साथ सोडियम, लो टेम्परेचर की बात करेंगे बच्चों, तो बेटा दोनों जगह से आपको लगभग सेम मिलता है प्रोडक्ट, बोथ आर ऑक्साइड्स Na2O और यहाँ भी बच्चों Na2O, और बेटा N2 गैस यहाँ से दोनों जगह से आपकी रिलीज हो जाती है। वो जो नाइट्रोजन है बच्चों वो तो यहाँ से आपकी डिफाइन होगी, हम लोग बैलेंस कर लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई करके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट और सेकंड जो ऑक्सीजन आपका सोडियम है दोनों में से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। भाई ये जो आपका सोडियम बेटा ये +1 की स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा जीरो से यहाँ बच्चों कितना है 0, एलिमेंटल फेज 0 से +1 मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब क्वेश्चन तो यही है कि ये वाला सोडियम कि ये सोडियम। तो बच्चों होता क्या है कि ये सोडियम बच्चों इस पर्टिकुलर सॉल्ट से रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट। यहाँ भी आपका यही प्रोसेस फॉलो हो रहा है। लेकिन इसमें से बच्चों जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद पॉइंट तो ये समझना है कि ये सोडियम कहाँ जाएगा, ये वाला सोडियम, ठीक है। तो जब इस सोडियम की हम बात करते हैं तो यहाँ बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +1 है और यहाँ भी इसका +1 है। जब बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ बच्चों आपका ट्वाइस यहाँ पे आपका आ जाएगा। लेकिन समझने वाला पॉइंट तो ये है कि भाई इसका +1 है ये भी +1 है ना, तो भी और क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, नहीं। तो ये फर्स्ट सोडियम में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। तो ये जो सोडियम है इसके अंदर ही मॉडिफिकेशन हो रहा है जो 0 से +1 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है। और ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चों ये काम करेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से। बात समझ में आ गई है। तो ये क्वेश्चंस बच्चों पूछा गया है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बच्चों, ध्यान से देखना है सभी को। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ Na2O को अगर हाई टेम्परेचर बच्चों में हीट कर देता हूँ तो बच्चों ये डिसोशिएट करता है Na2O2 और सोडियम के अंदर बच्चों ये रिलीज कर जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों Na2O प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बच्चों NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा मेन कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं। Na2O2 कोल्ड एंड डाइल्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, H2SO4। अगर इसके साथ रिएक्शन होगी तो बच्चों पता है यहाँ से सल्फेट आयन, यहाँ से सोडियम प्लस, तो सोडियम प्लस बच्चों सल्फेट आयन के साथ एफिनिटी जबरदस्त शो करता है तो बनाएगा बच्चों सोडियम का आपका सल्फेट Na2SO4। बाकी बच्चों देखो Na2O2 की जब बात करते हैं तो कॉमन सेंस आपको क्या समझ में आना चाहिए कि यहाँ बच्चों आपको क्या मिलेगा, 2 सोडियम प्लस मिलेगा। बात क्लियर है बेटा। जब ऑक्सीजन की बात करोगे तो बेटा O2 जो दिख रहा है ना, ये O2 के पास क्या होगा भाई, इस O2 के पास भी तो -2 चार्ज होगा ना। तो इसको अपन बेटा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन -1 अब बेटा जो आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट वाला पार्ट है H2SO4 का, यहाँ से बच्चों 2H+ है तो एक H+ इधर एक H+ इधर, क्या मिल रहा है H2O2 मिला कि नहीं मिला। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ से आपका मिलेगा परऑक्साइड। नेक्स्ट देखो Na2O2 प्लस CO2, तो बच्चों कहीं ना कहीं ये एक्वस मीडियम होता है। तो इन एक्वस मीडियम सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि Na2O2 एक्वस के साथ बच्चों क्या डिफाइन करेगा, ऑब्वियसली NaOH को डिफाइन करेगा। अब NaOH वाला पार्ट है वहां भी सोडियम दिख रहा है तो वो बच्चों क्या करेगा, क्या CO2 को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा भाई। एक्वस का मतलब है तो ये भी तो पार्ट बच्चों आपके H2CO3 मॉडिफाइड होगा ना। अरे बताओ भाई, ये भी तो आपका चेंज होगा ना। तो जब H2CO3 में है, अब क्वेश्चन है कि Na2O2 चेंज होगा कि CO2 चेंज होगा। तो बच्चों जो आपके नॉन मेटलिक ऑक्साइड है ये बच्चों आसानी से, जो आपका एसिडिक ऑक्साइड है ये आसानी से हाइड्रोलिसिस होने के साथ बच्चों क्या बना लेगा, ये आपका फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड से आपको दिख रहा है CO3-2 आयन, भाई यहाँ से CO3-2 आयन आपको बीकर मिलेगा ना, तो वो बच्चों सोडियम प्लस बच्चों एफिनिटी हाईएस्ट शो करेगा कार्बोनेट के लिए, तो बनाएगा Na2CO3 सॉल्ट। और बाकी बच्चों बीकर में क्या मिलेगा, O2 गैस यहाँ से आपकी रिलीज होगी, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों कौन कौन सी हैं? कोल्ड एंड डाइल्यूट H2SO4, रिएक्शन में CO2, और फर्स्ट और सेकेंड जो ऊपर दोनों बच्चों रिएक्शन डिस्कस की, दोनों भी आपकी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? Okay. अब चलते हैं कुछ और डिफरेंट रिएक्शंस पे, वो भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। करेंगे यहाँ पे फर्स्ट, ये भी बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रिएक्शन व्हेन Na2O2 इज रिएक्ट विद SO2। तो सबसे पहले बच्चों ये देखना कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। ध्यान से देखना, ठीक है? ओके। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं ये एक्वस मीडियम के साथ रिएक्शन हो, तो एक्वस मीडियम का रिएक्शन होगी, तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि जो SO2 वाला पार्ट है, व्हेन बेटा प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं सब प्रोसेस के बारे में। जब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बच्चों याद करो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था मैंने, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट की थी। तो बच्चों SO2 को जैसे बच्चों एक्वस मीडियम मिलेगा, तो ये बच्चों फटाफट से आपके SO3 में चेंज होगी। SO3 के साथ बच्चों अगर फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिफाइन होगा, तो ईजिली बच्चों H2SO4 में मॉडिफाइड हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? तो यहाँ से बच्चों देखो आसानी से आपका जो H2SO4 है, जो SO2 की बात करोगे, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +4 है, और यहाँ पे अगर आप लेके आओगे तो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये आप देखोगे H2SO4 के अंदर, तो बच्चों SO4-2 जाएगा। यहाँ से इसको डिसोशिएट करा दो आप, SO4-2, तो बेटा ऑक्सीजन के लिए 4 × -2 -8, उधर जाएगा तो आपका +8 -2 मतलब +6। तो ऑब्वियसली बच्चों सल्फर जो है वो आपके +4 से +6 में मॉडिफाइड हुआ है, क्योंकि बच्चों सल्फेट आयन की जो स्टेबिलिटी ज़बरदस्त है, आसानी से बच्चों मॉडिफाइड हो जाएगा। अब समझने वाला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे जो Na2O2 है, Na2O2 से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स का कांटेक्ट आएगा, तो यहाँ से एक तो बच्चों बनेगा, आपको दिख रहा होगा कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH बनेगा। बाकी बच्चों O2 के पास -2 जो चार्ज डिफाइन होगा, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो O2 के पास -2 चार्ज डिफाइन होगा व्हेन एडिंग विद दिस 2 H+, जो बेटा यहाँ से आपको मिलेंगे। तो ये 2 H+ बच्चों जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि H2O2 का भी तो फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब एसिड के अंदर ये जो सल्फेट वाला पार्ट है, ये क्या करेगा? तो नाउ इट विल रिएक्ट विद सोडियम आयन। तो ये बच्चों आपकी एफिनिटी मैक्सिमम शो करने की वजह से जो मेजर आंसर बनता है, मोस्ट स्टेबल आंसर बनता है, दैट इज द Na2SO4। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर सामने आपके लिखा है कि Na2O2 के साथ SO2 एक्वस मीडियम, तो आपको यहाँ पे SO4 समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन SO4 हमको कैसे पहुंचे हैं वो स्टेप को समझना जरूरी है कि SO2 से SO3, SO3 से H2SO4। और फिर अब यही है बच्चों, यहाँ पे बेसिक आइडिया आपको यहाँ से लग गया ना कि रिएक्शन किस तरीके से लेबोरेटरी के अंदर बच्चों प्रोसीड होती है। उस प्रोसेस के स्टेप को अगर आपने समझ लिया तो आप आंसर तक इजिली पहुँच सकते हो। ना कम्स टू सेकेंड रिएक्शन, Na2O2 + CO। आप जरा सोच के बताओ क्या आंसर बनेगा। Na2O2 + CO की बात करेंगे तो बच्चों CO इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्वस मीडियम, तो आपको बच्चों क्या चेंज होगा बताओ भाई। CO बच्चों आप बोलोगे सर CO2 में गया, फर्दर वाटर आएगा तो H2CO3 में कन्वर्ट हो गया, बात खत्म है। तो आंसर दिख रहा है बेटा, सोडियम प्लस यहाँ से कार्ब बेटा CO3 यहाँ से, तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर हो जाएगा Na2CO3। हो गया आंसर, यही तो टेक करना था। डायरेक्ट बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, Na2O2 रिएक्ट विद बच्चों आपका यहाँ पे लिखा है अमोनिया NH3। बताओ भाई क्या आंसर होगा। एक्वस मीडियम है तो बच्चों यहाँ से NaOH। अब NaOH वाला पार्ट है वो तो बच्चों इस रिएक्शन करेगा नहीं, तो वहाँ बच्चों आपका एक तो आंसर मिल जाएगा फटाफट से NaOH, और सेकंड बच्चों आपको बिकॉज इट इज ऑल्सो बेस, तो बेटा आपका रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा NaOH प्लस। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर बच्चों अमोनिया के साथ, ये जो अमोनिया दे रखा है, अगर बेटा मैंने लिखा है नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अमोनिया के साथ बच्चों अगर आपका O2 आता है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। बच्चों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। क्या समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है बच्चों। अमोनिया के साथ अगर बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है तो बच्चों यहाँ से N2 का फॉर्मेशन करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और वैसे बच्चों जो पेरोक्साइड्स होते हैं, है ना, वो बच्चों क्या करते हैं, आसानी से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं भाई, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से ही काम करते हैं। तो बेटा देखो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा, तो अमोनिया के बेटा ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, बहुत जगह काम करेगा बच्चों। तो अगर अमोनिया के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया तो कीप इन माइंड कि बच्चों यहाँ से आपको एक तो NaOH मिलेगा, सेकेंड मिलेगा आपको N2 मिलेगा, NO नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? ओके।
तो आज के लेक्चर बच्चों इसको में ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में, सॉल्वे प्रोसेस से बेटा हम कैसे इसको फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पोटेशियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म करते हैं, और कार्बोनेट्स की बच्चों स्टेबिलिटी किस तरीके से होगी ना, और कौन कौन से डिफरेंट आपके प्रोसेस और रिएक्शन होंगे NaOH के साथ। क्लियर है बच्चों? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।